आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल डेस्क वर्क मॉडल पेपर 9 मॉडल पेपर 09 उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 विषय भूगोल। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 56 खंड ए में प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? ग्रिफिथ टेलर ने। सही उत्तर है ए ग्रिफिथ टेलर। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर। 2 कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या। सही उत्तर होगा द 15 से 59 वर्ष। प्रश्न 3 मानव विकास के उदाहरण निम्न में से किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक की। सही उत्तर ब डॉक्टर महबूब उल हक। प्रश्न 4 निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ए खेती प्राथमिक क्रियाकलाप, ब बुनाई द्वितीय क्रियाकलाप, द अखेट प्राथमिक क्रियाकलाप। तो स व्यापार। सही उत्तर है स व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है। प्रश्न 4 वोल्गा जल मार्ग स्थित है। सही उत्तर होगा ए रूस। वोल्गा नदी रूस में है। वोल्गा जल मार्ग स्थित है रूस में। प्रश्न 6 मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है? सो न्यूनतम कोटि पर है छत्तीसगढ़। सही उत्तर होगा ब छत्तीसगढ़। भारत में HDI में सबसे निचले क्रम पर छत्तीसगढ़ है और ऊपरले क्रम पर केरल। प्रश्न 7 भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? ए 2002 में। सही उत्तर होगा ए 2002 भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, जिसमें पीने के लिए जल प्राथमिकता में दिया गया है, यह लागू की गई 2002 में। प्रश्न 8 राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से। उत्तर होगा ए जर्मनी के सहयोग से। 9वां प्रश्न इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1958 में। सही उत्तर होगा स 1958। इंदिरा गांधी नहर परियोजना शुरू हुई 1958 में। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त किया जाता है, यहाँ आएगा प्रतिशत में। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। दूसरा खाली स्थान की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं, तो यहाँ अंगूर की कृषि भर सकते हैं हम, खट्टे फलों की कृषि भर सकते हैं, या फिर जैतून की कृषि। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ अंगूर की कृषि या खट्टे फलों की कृषि या जैतून की कृषि, तीनों ही यहाँ पर सही आंसर होगा। लेकिन किताब के अनुसार यहाँ भरना है हमें अंगूर की कृषि। हमारी बुक के अनुसार यहाँ भरना है हमें अंगूर की कृषि। भूमध्य सागर क्षेत्र की विशेषताएं हैं। अगला है क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, तो यहाँ का प्राथमिक क्रिया है। यहाँ आएगा प्राथमिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। चौथा यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित है नदी। यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। प्रश्न 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। उत्तर इंदिरा गांधी नहर परियोजना और दूसरा दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न 2 वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण कौन से हैं? उत्तर 1 जीवाश्म ईंधन का दहन और दूसरा खनन और उद्योगों से वायु प्रदूषण। प्रश्न 3 मानव का प्राकृतिकरण क्या है? उत्तर मानव द्वारा प्रकृति के आदर्शों के अनुसार अपने आप को ढालना मानव का प्राकृतिकरण है। 4 काल खोज क्या है? उत्तर रूस में की जाने वाली सामूहिक कृषि को कौल खोज कहते हैं। खंड ब लघुतरात्मक प्रश्न। खंड ब लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 4 जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? उत्तर जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रश्न 5 मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाइए। उत्तर आधारभूत आवश्यक उपागम मानव विकास के मापन के इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं
यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। प्रश्न 6, साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। उत्तर, साइबर स्पेस इंटरनेट, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है, अतः ये भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर स्पेस प्रत्येक जगह विद्यमान है। ये किसी कार्यालय में, जल में, चलती नौका में, उड़ते जहाज़ों में, कहीं भी हो सकता है। प्रश्न 7, व्यापार संयोजन के दो मुख्य उद्देश्य बताइए। उत्तर, पहला, व्यापार संयोजन से विभिन्न प्रकार के उत्पादों के आयात निर्यात में हुए परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, व्यापार संयोजन से विश्व व्यापार में महाद्वीपों एवं विभिन्न देशों की हिस्सेदारी में हुए परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 8, द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, द्विपार्श्विक व्यापार में दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाता है। इस व्यापार के अंतर्गत दोनों देश निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए सहमति देते हैं। इसके विपरीत बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। इसमें एक देश अन्य देशों के साथ व्यापार कर सकता है। ग्रामीण अधिवास के तारा एवं दोहरा प्रतिरूपों का रेखा चित्र बनाइए। तो पहले तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप इस तरह बनता है जैसे इस तरह से तारा प्रतिरूप जैसे एक स्थान से अनेक स्थानों की ओर गलियां जाती हैं, तो तारा रूप का निर्माण हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से जो बनता है, इस तरह से आवास बना देते हैं। देखो ये आवास इस तरह से, ये तारा प्रतिरूप होता है। यह है तारा प्रतिरूप। इसको इस चित्र में देखते हैं। ये देखिए चित्र, ये है तारा प्रतिरूप। देखो इस तरह से हम बना सकते हैं। ये प्रतिरूप है तारा प्रतिरूप। अब दूसरा है दोहरा प्रतिरूप। दोहरा प्रतिरूप में इस तरह से कोई नहर या नदी के दोनों तरफ ये पुल बना हुआ है। यहाँ से ये इस तरह से पुल बना हुआ है और इसके दोनों तरफ यह गांव बसा हुआ है। यह दोनों तरफ गांव बसा हुआ है। पुल या नदी के दोनों तरफ गांव बसे होते हैं, जिसको एक पुल द्वारा जोड़ा जाता है। इसको कहते हैं दोहरा प्रतिरूप। इस दोहरे प्रतिरूप को भी आप इस चित्र में देखिए। यह है दोहरा प्रतिरूप। प्रश्न 10, भाषाई संगठन पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, भाषाई संगठन। भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूचित है, जिनमें सर्वाधिक प्रतिशत हिंदी बोलने वालों का है, जबकि न्यूनतम प्रतिशत संस्कृत, बोडो, मणिपुरी बोलने वाले लोगों का है। प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले मूलतः 4 भाषा परिवार: आर्य भाषा 73%, द्रविड़ 20%, ऑस्ट्रिक निषाद 1.38% और चीनी तिब्बती किरात जिसको कहते हैं 0.85% से संबंधित है। प्रश्न 11, प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम बताइए। उत्तर, पर्यावरणीय परिणाम। प्रवास के कारण कई प्रकार के पर्यावरणीय परिणाम भी दृष्टिगत होते हैं। ग्रामीण नगरीय प्रवास की अधिकता के कारण नगरों की वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव पड़ता है, जिससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि तथा गंदी बस्तियां व शूद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। प्रश्न 12, आधुनिक शहर और विकास के बीच संबंध स्थापित कीजिए। उत्तर,
आधुनिक शहरों का विकास पर प्रत्यक्ष एवं धनात्मक प्रभाव पड़ा है। इसमें अंग्रेजों एवं यूरोपियों ने भारत में अनेक आधुनिक नगरों का तटीय स्थानों, प्रशासनिक केंद्रों और पर्वतीय स्थानों पर विकास किया, जिससे उन स्थानों का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास संभव हुआ तथा उनके आसपास अन्य छोटे नगरों का भी विकास संभव हो पाया। इससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। प्रश्न 13, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस खनिज पेटी में झारखंड का छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। इस पट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहेस, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक आदि पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में देश के प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग भी कच्चे माल की सुविधा के कारण अवस्थित हैं। प्रश्न 14, पत्तनों के पृष्ठ प्रदेशों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पृष्ठ प्रदेश इनरलैंड किसी पतन का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो रेल व सड़क मार्गों द्वारा पतन से अच्छी तरह जुड़ा होता है। इस क्षेत्र के उत्पाद निर्यात के लिए पतन तक भेजे जाते हैं तथा आयातित सामान विक्रय या उपभोग के लिए या वितरित कर दिया जाता है। प्रश्न 15, भारत के उपग्रह संचार प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। उत्तर, यह संचार की नवीन विधि है। भारत में उपग्रह प्रणाली को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट, दूसरा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। भारत की उपग्रह प्रणाली का दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सुरक्षा आदि में विशेष उपयोग है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए भी ये प्रणाली उपयोगी है। खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 16, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत में चिकित्सा प्रणाली प्रभावी एवं कम लागत वाली है। इस कारण समुद्र पार वाले रोगी भारत की चिकित्सा सेवाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वर्तमान में भारत चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। विश्व स्तर पर अपेक्षाकृत सस्ती चिकित्सा सुविधाओं के कारण वर्ष 2005 में अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के 55,000 रोगियों ने भारत में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभर रहा है। यह महानगरों में स्थित अस्पताल वर्तमान में विश्व स्तरीय उच्च चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं तथा शोध एवं अनुसंधान भी यहाँ तेजी से विकास हो रहा है। शोध एवं अनुसंधान का भी यहाँ तेजी से विकास हो रहा है, जिसका लाभ भारतवासियों के साथ साथ समुद्र पार वाले रोगियों को भी मिल रहा है। प्रश्न 17, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के मुख्य क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों को संक्षिप्त रूप में लिखिए। उत्तर, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश ये मुंबई, थाने से पुणे तथा नासिक और सोलापुर जिलों के स्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत हैं। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में भी औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ साथ प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया है। इसके अलावा अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, चमड़ा, संश्लिष्ट और प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन उपकरण और खाद्य उद्योगों का भी विकास हुआ है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र मुंबई, कलाबा, थाने, कल्याण, ट्राम्बे, पुणे, नासिक, मानगढ़, सोलापुर, सतारा, अहमदनगर, सांगली और कोल्हापुर है। प्रश्न 18, निम्नलिखित जन संचार तंत्रों पर टिप्पणी लिखिए। पहला रेडियो, दूसरा टेलीविज़न। उत्तर, प्रथम रेडियो। रेडियो जनसंचार का एक लोकप्रिय एवं आसानी से सुलभ होने वाला साधन है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके पश्चात सरकार ने 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो
और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। आकाशवाणी सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है। वर्तमान में देश के विभिन्न शहरों में FM चैनल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने लोगों को तेजी से रेडियो से जोड़ा है। 2. टेलीविज़न या टीवी। सूचना के प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविज़न प्रसारण एक अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा है। प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित थी, जहां 1959 में प्रारंभ किया गया था। 1972 के बाद देश में अन्य कई केंद्र चालू हुए। 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से पृथक कर दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई थी। उपग्रह प्रौद्योगिकी विकसित होने पर भारत में राष्ट्रीय टेलीविज़न DD1 इनसेट 1A के प्रारंभ होने से संपूर्ण नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। वर्तमान में टीवी पर अनेक चैनल लोगों को मनोरंजन एवं ज्ञान उपलब्ध करवा रहे हैं एवं दर्शकों में लोकप्रिय हो रहे हैं। खंडतः निबंधात्मक प्रश्न 19। विश्व में लोह इस्पात उद्योग की अवस्थिति एवं वितरण को समझाइए। उत्तर: लोह इस्पात उद्योग की अवस्थिति, स्थापना। परंपरागत रूप से लोह इस्पात उद्योग के बड़े संयंत्रों की स्थिति कच्चे माल स्रोत के समीप ही रही है, जहाँ लोह, कोयला, मैग्नीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, अथवा इन उपक्रमों की अवस्थिति ऐसे स्थानों पर हो सकती है जहाँ कच्चा माल आसानी से पहुँचाया जा सके, जैसे बंदरगाहों के समीप। छोटे इस्पात संयंत्रों जिनका निर्माण और प्रचालन कम महंगा है की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक महत्वपूर्ण होता है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों के द्वारा किया जाता है, किंतु वर्तमान समय में छोटे इस्पात संयंत्र जिनमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात का निर्माण होता है, जिसमें पुराना लोहा स्क्रैप काम में लिया जाता है, अधिक संख्या में स्थापित किए जा रहे हैं। विश्व में लोह इस्पात का केंद्रीकरण निम्नलिखित देशों में है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अल्पेशियन प्रदेश अर्थात पिट्सबर्ग, महान झील क्षेत्र में शिकागो, गेरी, ईरी, क्वीलैंड, लॉरेंस, बफेलो एवं डुलुथ तथा अटलांटिक तट पर स्पैरोज पॉइंट एवं मॉरिसविले हैं। इनके अलावा इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी हुआ है। पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब कम हो रहा है, जिस कारण इस क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि पुराने लोह इस्पात कारखाने खराब अवस्था में बिखरे पड़े हैं। दूसरा है यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, रूस लोह इस्पात के प्रमुख उत्पादक देश हैं। नंबर 1 ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम और शेफील्ड में लोह इस्पात के प्रमुख कारखाने स्थापित हैं। जर्मनी में ड्यूसबर्ग, डोर्टमुंड, डुसलडोर्फ, एसेन लोह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। फ्रांस में ली, क्रियोसूट, सेंट एंटनी लोह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेस्टक, तुला लोह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। चौथा पांचवा यूक्रेन में किर्बोइंगरांग, दोनेत्स्क लोह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। एशिया महाद्वीप में लोह इस्पात उत्पादक प्रमुख देश निम्नलिखित हैं। पहला है जापान में नागासाकी, टोक्यो, याकोहामा लोह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। एशिया में दूसरा है चीन में शंघाई, तिनस्तिन, वुहान लोह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। तीसरा एशिया में भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती लोह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। प्रश्न 19 का अथवा अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। उत्तर: विश्व के अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्रों में ही विकसित हो रहे हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है स्वच्छंद उद्योगों की प्रवृत्ति, उद्देश्य आधारित
और औद्योगिक क्षेत्र अथवा प्रौद्योगिकी पार्कों के रूप में कस्बों और नगरों की सीमाओं पर स्थापित होने की होती है। यथा इस प्रकार का औद्योगिक स्वरूप लंदन और टोक्यो में देखा जा सकता है। ये स्थान नगर के आंतरिक भागों की तुलना में अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। 2. नगरों और महानगरों के सीमांत क्षेत्र में उपलब्ध विस्तृत भूमि पर एक मंजिली कारखानों को स्थापित किया जा रहा है तथा भविष्य में इनके विस्तार के लिए स्थान प्राप्त हो सकता है। 3. नगरों की बाह्य सीमाओं पर भूमि का मूल्य कम होता है। नगरों की बाह्य सीमाओं पर उद्योगों के विकसित होने के कारण क्या है, नगरों के बाहर की ओर भूमि सस्ती मिलती है। 4. बाह्य परिधि क्षेत्रों में यातायात मार्गों का पर्याप्त विकास मिलता है तथा महानगर के आंतरिक भागों में ये परिधि क्षेत्र उत्तम सड़क मार्ग द्वारा जुड़े होते हैं। 5. बाह्य नगर परिधि पर प्रदूषण रहित पर्यावरण तथा हरित क्षेत्र का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। 6. निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों से प्रतिदिन आने जाने वाले लोगों से श्रम की आपूर्ति हो जाती है जो कि सस्ता भी होता है। 7. इस क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के लिए महानगरीय बाजार की सुलभ उपलब्धता बनी रहती है। 8. कभी कभी सरकार द्वारा महानगर के संघन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तब महानगर की परिधि क्षेत्र उद्योगों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण स्थल बन जाते हैं। प्रश्न 20 का था, भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, उनका निदान कैसे किया जाता है? उत्तर, भूमि संसाधन से तात्पर्य भूमि उपयोग प्रतिरूप से है। भारत के भूमि उपयोग प्रतिरूप पर भौतिक कारकों के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का भी प्रभाव पड़ा है, जिससे अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। देश में सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं में भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सबसे गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता निरंतर क्षीण हो जाती है। देश में ये समस्या विशेषकर अत्यधिक सिंचित क्षेत्रों में भयानक रूप ले चुकी है, जिसके कारण कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांता, लवणता तथा मृदा क्षारीयता के कारण बंजर हो जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि में कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण बढ़ता जा रहा है। सिंचित क्षेत्रों में अधिक उत्पादन देने वाली खाद्यान्न फसलों द्वारा दलहन फसलों को विस्थापित कर देने से भूमि में नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से पुनः उर्वरता प्राप्त करने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है। इसके अलावा बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी होने से प्रति भूमि में भी अत्यधिक मात्रा में कमी आई है। देश में भूमि निम्नीकरण या अपरदन को जल के साथ साथ वायु ने भी काफ़ी प्रभावित किया है। भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याओं का निदान देश में भूमि संसाधनों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिनका निदान निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, कृषि फसलों में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर प्राकृतिक खाद का अधिक प्रयोग करना चाहिए। 2, कृषि भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए इनमें दलहनी फसलों की कृषि के साथ साथ भूमि को परती भी छोड़ना चाहिए। मृदा दुबता में ह्रास, मृदा अपरदन, लवणता और जलाकारिता की समस्या से निपटने के लिए कृषि भूमि के उचित रखरखाव एवं प्रबंध संबंधी वैज्ञानिक विधियों का समुचित प्रयोग आवश्यक है। प्रश्न 20 का अथवा भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलों पर लेख लिखिए। उत्तर, खाद्यान्न फसल ये देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर उगाई जाती हैं। इन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, अनाज व दालों में वर्गीकृत किया जाता है। ए, अनाज में मुख्यतः निम्न फसलों को सम्मिलित करते हैं। पहला है चावल। यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है जो भारतीय जनसंख्या का प्रमुख भोजन है। वर्ष 2017 के अनुसार भारत विश्व का 21.9% यानी लगभग 22% चावल उत्पन्न कर चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। देश में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य हैं। अगला है गेहूँ। गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। देश में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में गेहूँ उत्पादक राज्य हैं। तीसरा, ज्वार। ये देश में बोया जाने वाला प्रमुख मोटा अनाज है। देश की आधे से अधिक
ज्वार का उत्पादन अकेले महाराष्ट्र राज्य द्वारा किया जाता है। चौथा है बाजरा। भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म और शुष्क जलवायु में एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बाजरा बोया जाता है। देश में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य हैं। मक्का। मक्का कम उपजाऊ मृदा एवं अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में खाद्य तथा चारा फसल के रूप में बोया जाता है। देश में मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख स्थान रखते हैं। वह दालें। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 11% भाग पर दालें बोई जाती हैं। दालों की कृषि मुख्यतः दक्षिण पठार, मध्य पठारी भागों और उत्तर दक्षिण के शुष्क भागों में की जाती हैं। चना तथा अरहर देश की प्रमुख दालें हैं। नंबर 1 चना। देश में प्रमुख चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान हैं। अरहर और तूर। देश में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मुख्यतः उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है। प्रश्न 21 दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित नगरों केंद्रों को दर्शाओ। पहला है पेरू, ए पेरू, ब शिकागो, स जोहान्सबर्ग और द बीजिंग। अब इन्हें विश्व मैप में दिखाते हैं। मैप को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। उत्तर 21 सबसे पहले एम ए पेरू। पेरू आपको पता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इस भाग में यहाँ स्थित है ये पेरू। ये पेरू है तो यहाँ लिख दिए हम पेरू। दूसरा है शिकागो। शिकागो प्रमुख स्थान है, नगर है ये, और कहाँ स्थित है? अमेरिका में। और अमेरिका में शिकागो यहाँ स्थित है। यहाँ झील प्रदेश के नीचे, यहाँ पर झील प्रदेश के पास यहाँ स्थित है शिकागो। तो यहाँ पर देते हैं हम शिकागो। ये अमेरिका में यहाँ स्थित है शिकागो। फिर जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका में। यह दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका का भाग है और दक्षिण अफ्रीका में इस भाग में यहाँ स्थित है जोहान्सबर्ग। तो यहाँ पर देते हैं हम जोहान्सबर्ग। अगला है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। यह है चीन, इधर चीन है और चीन में यहाँ ये स्थित है, यहाँ पर बीजिंग। तो यहाँ पर देते हैं हम, यहाँ पर दिया हमने ये बीजिंग। इस तरह मैप पूरा हुआ। प्रश्न 22 दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तांबा उत्पादक केंद्रों को दर्शाइए। ए खेतड़ी, ब उदयपुर, स बालाघाट और द हजारीबाग। उत्तर 22 निम्न स्थानों को हमें मैप में दिखाना है। ए में खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान में यहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान में यहाँ पर है खेतड़ी। तो यहाँ में ये खेतड़ी भर दिया। उदयपुर ये भी राजस्थान में है, राजस्थान दक्षिण में। तो ये राजस्थान दक्षिण में यहाँ स्थित है उदयपुर। यहाँ पर दिया हमने ये उदयपुर। बालाघाट ये मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर स्थित है बालाघाट। यहाँ ये मध्य प्रदेश में बालाघाट पर दिया हमने। हजारीबाग, हजारीबाग झारखंड में यहाँ स्थित है। तो यहाँ झारखंड में हमने भर दिया ये हजारीबाग। इस तरह ये चारों स्थान पूरे हुए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।